मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की डेफिनेशन के बाद जो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे उसमें यह है कि नॉर्मल प्रोसेस क्या है नॉर्मल बायोकार्ब रिक्लेमेशन का, कि किडनी कैसे बॉडी का जो नॉर्मल बायोकार्ब कंटेंट है उसको दोबारा से ब्लड के अंदर भेजती है और लॉस करने से उसको बचाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का मैकेनिज़्म क्या है जनरेशन का और वो कैसे बॉडी में मेंटेन होता है। चौथे नंबर पे हम उसकी कॉजेज़ डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज़ दैट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। फिर हम उसकी एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम का स्टेटस कैसे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करता है। फिर हम उसका डायग्नोसिस कि हम किन चीज़ों पे डायग्नोसिस बना सकते हैं और कैसे अपना एग्जैक्ट कॉज तक पहुंच सकते हैं। फिर हम उसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो अभी ये एक सेल्स है, आपको पता है कि किडनी के अंदर बेसिक जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का अगर मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाऊं, ये बोमेन कैप्सूल होता है, फिर उसके बाद ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, उसके बाद थिक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, उसके बाद असेंडिंग लिम्ब होता है, फिर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये कलेक्टिंग डक्ट्स, ये बोमेन कैप्सूल। यहाँ से जब फिल्टर होके ब्लड ट्यूब्यूल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आता है तो वहाँ पे क्या चेंजेस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बायोकार्ब लॉस होने से किडनी प्रिजर्व करती है लॉस करने से उसका एक स्ट्रक्चर, एक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ हमने बना के आपको समझाने की कोशिश की है। ये एक सेल बना हुआ है जिसको मैं अभी एक बड़ा व्यू करके आपको बताता हूँ कि इन सेल्स में जितने भी कौन कौन से ट्रांसपोर्टर और चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से मैकेनिज़्म इन्वॉल्व हो रहते हैं जो कि बायोकार्ब की कंजर्वेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। ये एक सेल आपके सामने नारो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, इसमें कुछ चैनल्स हैं, 3 चैनल्स होते हैं। ये हमारा ल्यूमिनल साइड है, ये ल्यूमेन है और ये हमारी ब्लड वाली साइड है। ल्यूमिनल साइड पे 3 चैनल्स होते हैं और जो ब्लड वाली साइड है जिसको बेज़ोलैटरल साइड बोलते हैं उसमें 2 चैनल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये वाला चैनल है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन ATPase। ये चैनल होता है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। इसका मैं आपको सबका फंक्शन भी अभी बताता हूँ। ये होता है एक्वापोरिन चैनल्स 1। ये होता है ल्यूमिनल साइड पे। जो बेज़ोलैटरल साइड पे या ब्लड साइड पे होते हैं वो होते हैं 3 सोडियम 2 पोटेशियम ATPase चैनल और ये होता है सोडियम बायोकार्ब को ट्रांसपोर्टर जो कि सोडियम को और बायोकार्ब को ब्लड की साइड पे भेजता है, ब्लड की तरफ मूव करवाता है। अब इन चैनल्स का फंक्शन क्या होता है? ये कुछ चैनल्स में ऐसे हैं जो कि एनर्जी यूज़ करते हैं, लाइक हाइड्रोजन ATPase है, ये ATP यूज़ करेगा। ये चैनल की अपनी एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी इस चैनल की यूज़ करेगा। ये ATPase है, सोडियम पोटेशियम ATPase, इसकी वजह से जो ग्रेडियंट क्रिएट होगा उसको यूज़ करते हुए ये चैनल वर्क करेगा। ये एक्वापोरिन 2 है, ये वैसे ही काम करता है और एक बेज़ोलैटरल साइड पे ये को ट्रांसपोर्टर है। अब हम इनके फंक्शन डिस्कस करते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं। उसके लिए सेल का इंटरनल मैकेनिज़्म और ल्यूमेन की साइड पे जो चेंजेस हो रही होती हैं वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही होती हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2 जो कि PCT सेल्स के अंदर मौजूद होता है और ल्यूमिनल साइड पे होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज 4 जो कि ल्यूमिनल साइड पे होता है, ल्यूमेन के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, हमें पता है कि जो ब्लड के अंदर जब वहाँ से फ़िल्टर होके आता है तो बायोकार्ब कंटेंट होता है। बेसिकली उस बायोकार्ब कंटेंट को हमने यहाँ रीएब्जॉर्ब करवाना है। मैं टर्म बोल रहा हूँ रीएब्जॉर्प्शन। बेसिकली
बॉडी के अंदर दो जगह पे एब्जॉर्प्शन होती है, एक होती है गट के लेवल पे, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जब बॉडी में दोबारा एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है किडनी के लेवल पे, इसलिए हम उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास यहाँ पे ब्लड से बाइकार्ब मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स आते हैं, सोडियम के साथ मिल के आते हैं, सोडियम बाइकार्ब। ये ल्यूमेन के अंदर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ ल्यूमेन में आते हैं। अब इनको जो ब्लड बाइकार्ब जो एब्जॉर्ब होता है वो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन होता है। ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन आने चाहिए, वो बाइकार्ब के साथ मिलके फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो चैनल्स होते हैं ल्यूमिनल साइड पे, हाइड्रोजन ATPase और सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, ये दोनों हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन के अंदर मूव करवाते हैं सेल से। अब सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन कहाँ से आता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। कि सेल के अंदर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये कार्बोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन आयन के अंदर और बाइकार्ब के अंदर। ये हाइड्रोजन आयन ये ट्रांसपोर्टर यूज़ करते हुए, ATP यूज़ करते हुए हाइड्रोजन आयन को ल्यूमिनल साइड पे ले आएगा। यहाँ से ऊपर से सोडियम बाइकार्ब हमारे पास आ रहा है, सोडियम बाइकार्ब प्लस हाइड्रोजन आयन ये मिलके कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम बनाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन सोडियम आयन्स आ गए और कार्बोनिक एसिड आ गया। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ ल्यूमिनल साइड पे होता है जो कि टाइप 4 है। ये इस कार्बोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है, जैसे सेल के अंदर वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कार्बोनिक एसिड को हाइड्रोजन आयन और बाइकार्ब के अंदर कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस ये क्या करता है, इसको अगेन वाटर, और ये प्रोसेस रिवर्स होता है। यहाँ से ये वाटर और CO2 से कार्बोनिक एसिड बनता है, वहाँ से हाइड्रोजन आयन और बाइकार्ब बनते हैं। लेकिन ये प्रोसेस रिवर्स होता है ल्यूमिनल साइड पे। कार्बोनिक एसिड बना, वहाँ से टूट के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनसाइड द सेल कैसे जाती है, उसके लिए चैनल्स होते हैं एक्वापोरिन। ये इन चैनल्स को यूज़ करते हुए इनसाइड द सेल आती है, वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनता है। ये जो सोडियम आयन यहाँ पे बना था, ये सोडियम इस चैनल के थ्रू, जो कि सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है, वो इनसाइड द सेल मूव करेगा और हाइड्रोजन आयन उसका बाहर मूव करेगा। ये सेल की हमने पहले डिस्कस किया कि एनर्जी यूज़, अपनी एनर्जी नहीं है, ये सेल इस चैनल की एनर्जी यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है, ये चैनल एनर्जी को यूज़ करते हुए 3 सोडियम को आउटसाइड लेके जाता है। इस चैनल से 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम इनसाइड आएंगे बाय यूजिंग एनर्जी ATP। अब जब 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तो पॉजिटिव आयन ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयन क्रिएट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जिसको यूज़ करते हुए ये चैनल सोडियम को इनसाइड लेके आता है और हाइड्रोजन आयन को बाहर मूव कराता है। इस चैनल का वर्क, ये चैनल ऐसे वर्क करता है हमारे पास। ये सोडियम इनसाइड आया और ये बाइकार्ब हमारे पास अंदर, जो सेल के अंदर मैकेनिज़्म डेवलप हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक्वापोरिन से आई और वाटर फ्री परमिएबल था जो कि इनसाइड द सेल मूव किया। दोनों ने मिलके कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम 2 कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्ब में। जो इनसाइड हमारे पास बेसिकली ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम 2 है, ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड को हाइड्रोजन आयन और बाइकार्ब के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। एक्चुअली इसकी लोकेशन यहाँ पे आएगी इस एंजाइम की, यहाँ से मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो इनसाइड द सेल हाइड्रोजन आयन हमारे पास सोडियम आयन आया और ये बाइकार्ब आयन आया, ये दोनों इधर से, इनका एक होता है को ट्रांसपोर्टर, सोडियम बाइकार्ब को ट्रांसपोर्टर। इस को ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये दोनों ब्लड के अंदर मूव कर जाएंगे।
यहाँ से हमारे पास सोडियम बाइकार्ब आया था ल्यूमेन के अंदर, उसको हमने कैसे ब्लड के अंदर भेजा, वो इन सारे प्रोसेस से गुजर के ये ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब हो गया। ये जो हाइड्रोजन आयन बना ये ल्यूमेन के अंदर आया और ये सारा प्रोसेस यहाँ पे रिपीट हुआ। इस प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। हमारे पास फ़िल्टर होके बाइकार्ब आयन सोडियम साल्ट्स की फॉर्म में आया ल्यूमेन के अंदर। उस ल्यूमेन से हमने ब्लड के अंदर इसको रीअब्जॉर्ब करवाना है। अब दरम्यान में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के लेवल पे 80% बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब होगा। अब वो कैसे होगा उस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं कि बाइकार्ब सोडियम साल्ट के साथ इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्ब आया। हाइड्रोजन आयन इन द ल्यूमेन सेल के अंदर से ट्रांसफ़र हो रहा है दो चैनल्स के थ्रू, हाइड्रोजन ATPase और सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। इस चैनल ने एनर्जी को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन में भेजा और इस चैनल ने जो बेजोलैटरल साइड पे चैनल था सोडियम पोटाशियम ATPase उसकी एनर्जी को यूज़ करते हुए इसको हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन के अंदर भेजा। ये दोनों हाइड्रोजन आयन सोडियम बाइकार्ब के साथ मिले कार्बोनिक एसिड बना और सोडियम आयन फ्री हुआ। कार्बोनिक एसिड हमने अभी डिस्कस किया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम टाइप 4 ल्यूमेन के अंदर मौजूद होता है जो कार्बोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है वाटर और CO2 के अंदर। CO2 अब ल्यूमेन से सेल के अंदर कैसे जाती है उसके लिए एक चैनल है एक्वापोरिन 1। वाटर फ्रीली परमिएबल है, वो सेल के अंदर गया, दोनों दोबारा से ये प्रोसेस रिवर्स हुआ। वहाँ पे एक चैनल होता है इनसाइड द सेल कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2। ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके इन्होंने बनाया कार्बोनिक एसिड जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम 4 कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजन आयन में। कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम 2 कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजन आयन और बाइकार्ब एनाइन के अंदर। हाइड्रोजन आयन ये जो अभी हमने डिस्कस किया ल्यूमेन के अंदर जा रहा है। ये जो बाइकार्ब है और ये सोडियम है, इनका एक को ट्रांसपोर्टर होता है जो इस सोडियम को 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम और 3 मॉलिक्यूल ऑफ बाइकार्ब को लेके इनसाइड द ब्लड मूव करवाता है। तो जो सोडियम बाइकार्ब हमारे पास ल्यूमेन में आ रहा था वो अब सेल से होके ब्लड के अंदर शिफ्ट हो गया। तो ये प्रोसेस हमारा इसको कहते हैं रिक्लेमेशन, कि किडनी कैसे जो बॉडी का नॉर्मल बाइकार्ब है उसको कंजर्व रखेगा और ल्यूमेन के ज़रिए यूरिन में जाने से उसको बचाएगा। तो वो ऐसे 80% रीअब्जॉर्प्शन बाइकार्ब की प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के सेल के लेवल पे हो रही होती है, जिसका मैकेनिज़्म अभी हमने डिस्कस किया।